नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। हम बात करें मध्य प्रदेश की और देश की महिलाओं पर अत्याचार के साथ ही साथ बालिकाओं के साथ उत्पीड़न के मामले पूरे भारत के साथ मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर और जो बच्चियां हैं उन पर अत्याचार के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के नेता दीपक जोशी जी, जो अपने शेषो काल से ही राजनीति के हर रूप रंग को देखा है। भैया, सबसे पहले जो मैंने बात जो जिक्र किया उससे इतर मैं पूछूंगा कि अभी कुछ दिनों से जो प्रदेश के अंदर जो अत्याचार की मैंने आप बात कही है, लेकिन इसका विरोध करने के लिए जब कांग्रेस के नेता निकलते हैं, जब वो अपना विरोध चार दीवारी के अंदर जैसे देवास का बात करें तो विक्रम सभा भवन कैंपस में किया, लेकिन उन पर एफआईआर कर दी गई, इंदौर में कर दी गई, अन्य शहरों में कर दी गई। तो क्या विरोध दर्ज करवाना कहाँ तक गलत है या सही है? थोड़ा शरीफ भाई, जैसे आपने कहा कि एनसी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, उसमें मध्य प्रदेश हर चीज़ में अव्वल है, और ख़ास करके ऐसे मामलों में बेटियों की हत्या, रेप, महिलाओं के साथ दुराचार, ये सब इतने बढ़ गए, व्यापक पैमाने पर हो गए। मूल कारण जो मुझे समझ में आता है कि बीजेपी के 3 विधायकों का भी 2-3 के अंदर हमने दृश्य देखा। एक विधायक ने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि पुलिस वाला हमारे एफआईआर नहीं लिख रहा। दूसरा विधायक दंडवत प्रणाम करता है पुलिस वालों को कि भैया रिपोर्ट लिख लो। मुझे लगता है कि बीजेपी में एक वर्ग तो माल कमाने वाला हो गया, और दूसरा जो है बीजेपी को मेहनत से काम करने वाला। तो मेहनत से काम करने वाले व्यक्ति तो आज रसातल पे है, कहीं ना कहीं ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं। और जो माल कमाने वाले लोग हैं वो किसी भी प्रकार से माल कमाया जाए, चाहे वो आज हम देखें कि एमडी की 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स भोपाल के अंदर राजधानी में पकड़ी गई, और वही भोपाल से महज 10-12 किलोमीटर दूर पे। ये 1800 करोड़ का ड्रग तो आज पकड़ा, लेकिन जो अन्य प्रकार की ड्रग आज बाजार में चल रही थी, तो बेचना वाला कौन है? बेचने वाला चिन्हित है, कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है, सबको पता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश आज की तारीख में पुलिस विहीन है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी डरने लगे, क्योंकि 2 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र, 3 दिन बाद ट्रांसफ़र के साथ साथ पटाड़ा। तो इसलिए वो भी अब सोचते हैं कि शासन का पिट्ठू बन के काम करो, काम करते रहो। कांग्रेस अपना प्रदर्शन नहीं करती। विपक्ष में को का अधिकार है लोकतंत्र में कि वो अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से जन शिकायत को जनता के साथ मिलकर शासन तक पहुंचाए। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मशाल जुलूस निकालता है, वो भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही, तो कोई यातायात बाधित भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आपने देखा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई कि उन्होंने ये गलत काम किया बिना परमिशन के। परमिशन लेने जाओ तो परमिशन में इस प्रकार के अड़ंगे होते कि हम जैसे कहेंगे कि यहाँ करना, तो उन्होंने यहाँ नहीं, आप वहाँ करोगे, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं। तो मुझे लगता है कि आज लोकतांत्रिक जो हमारी सीमाएँ हैं, जिस प्रकार का एक लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, उसमें अघोषित रूप से लोकतंत्र नहीं राजतंत्र परिभाषित करे, और राजतंत्र को बीजेपी के कुछ लोग चलाते हैं, और उसी के कारण आज लोकतंत्र में कहीं ना कहीं दिक्कत जा रही। मैं तो इस पार्टी में खूब लंबे समय रहा हूँ। अटल जी जैसे नेता, जिन्होंने खुलेआम इस लोकतंत्र की पैरवी करते ये कहा था कि एक वोट से मैं नई सरकार खरीदूंगा, लेकिन आज 23-23, 24-24 वोट खरीद के सरकार बनाने का काम बीजेपी कर रही। तो अटल जी, दीनदयाल जी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में आज पुलिस का जो भय तंत्र होना चाहिए, वो भय तंत्र लगभग समाप्त हो गया। पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक वो दे दिया जाता है कि आपको इतने रुपये ला के देना है, कहीं से भी ला के दो। तो ऐसे दृष्टिकोण में अब पुलिस के पास ये कंट्रोल तो रह नहीं गया, कंट्रोल सिर्फ बीजेपी के नेताओं के पास रह गया, और उसी का दुष्परिणाम आप देख रहे हो। देवास जैसे शहर में भी 2-3 घटनाएं हुई है खुलेआम, भले वो आज दबा दी गई हो, लेकिन कल फिर निकलेगी। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि क्या हम राजनीति में इस प्रकार के तंत्र में जीने के लिए वो है मजबूर हैं, या कहीं न कहीं इन अघोषित नेताओं ने, जिन्होंने अपने आप को नेता बना रखा है, नेता तो नहीं है वो, लेकिन नेता बना रखा, और नेता बना के वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं जिससे कि आज हमारा सारा सिस्टम प्रभावित हो रहा, और उसी का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार, एक ज़माने में कहा था चंबल के डाकू और चंबल की भीड़ को हम याद करते थे, फिर ये कहा गया कि उसको हमने विहीन कर दिया। लेकिन तो जगह जगह चंबल पैदा हो रहा, हर जगह चंबल पैदा हो रहा। रोज़ चाकूबाजी की घटना, डेली गोलीबारी की घटना है,
प्रताड़ना है, उठा के ले जाना, मार देना, ठोक देना, ये तो एक आम बात हो गई। इस प्रकार के केस पहले तो हम सिर्फ पढ़ते थे, कर्नल रंजीत का उपन्यास मशहूर जासूस हुआ करता था, एक बार पढ़ा करते थे बचपन में लेकिन आज हमें याद आता है कि कुछ इस प्रकार की घटना है जो निश्चित रूप से इस प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश तो शांति का टापू कहा जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है हमारा प्रदेश। पूरे भारत के लोग इसमें आकर बसे हैं, अलग अलग जगह BHL हुआ, हमारा नोट प्रेस हुआ, पहले भिलाई भी हमारे इसमें था, उसको भी हम कह सकते, जबलपुर को कह सकते, ग्वालियर, ऐसे अप्रवासी लोग, काफ़ी लोग आए दूसरे प्रदेशों, यहाँ रहने लगे। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति के लिए पहचाना जाता था। अच्छा, जैसे ये जो बीजेपी में जो सदस्यता अभियान का एक जो चलता है, अब आज मैंने अभी खबर पड़ी कि 100 विधानसभा सीट जो प्रदेश की हैं वहाँ पर उन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। तो टारगेट पूरा करना, ये आप पॉलिटिशियन हैं, मतलब आपकी तो घुट्टी में राजनीति है, तो क्या राजनीति में इस तरीके से जो अपने एक आगे बढ़ना, विश्व का रिकॉर्ड बनाना या रिकॉर्डधारी होना, ये राजनीति में कहाँ तक उचित है? क्योंकि आपके जो पिता हैं वो उन्हें राजनीति का संत कहा जाता था। फिर भाई हमने तो विद्यार्थी परिषद की सदस्यता भी करी, जब हम 1 रुपया देकर विद्यार्थी परिषद की सदस्य बनाते थे, खुलेआम कॉलेज के गेट पर 1 रुपया देते थे और शहर पहले लोगों को बताते थे विद्यार्थी परिषद क्या है, कैसे है, और फिर उसकी 1 रुपये की रसीद काटते थे। बीजेपी की भी हमने 5 रुपये वाली सदस्यता भी करी, वो भी हमने करी, घर घर जाके करी, द्वार द्वार जाके करी। लेकिन टारगेट किसको दिया जाता? आप कुछ चैनल में, आपको अगर चैनल का मालिक ये कहे कि आपको विज्ञापन का ये टारगेट दिया गया, तो ये तो एक व्यावसायिकता की परिभाषा है। राजनीति को व्यावसायिक बनाने का काम शायद बीजेपी ने इस टारगेट के माध्यम से किया, जो इस लोकतंत्र का सबसे दुखद पहलू है। और उसी का परिणाम है कि आज देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा, क्योंकि टारगेट, आप जानते हो टारगेट के साथ पैसा लगता है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किसको देना, कैसे देना, ये सब लेन देन होता है। और इस टारगेट के अंतर्गत आपने देखा कि हरीश संजाना बीजेपी का कार्यकर्ता था, आज मेरे पेपर में पढ़ा था कि इनके लिए वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन कैसे करोगे? क्या सिस्टम है आपके पास और किस सिस्टम से करोगे? आपका वो छोटा और सिस्टम जो आज की तारीख में आपके विधायक सांसद को जो आपने टारगेट दिया वो पूरा नहीं कर पाए, वो तो झूठा टारगेट पूरा करने के लिए आपने देखा कहीं पंचायत सचिव पर दबाव डाला जा रहा, कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला, कहीं सांप्रदायिक झगड़े खड़े करे, मक्सी में झगड़ा खड़ा हो गया। तो इस प्रकार की राजनीति के सदस्यता को लेकर झगड़े पैदा हो, सदस्यता को लेकर इस प्रकार की दादागिरी गुंडागिरी हो, सरेआम छोटे कर्मचारियों को दबाया जाए कि आप अपना हमारा टारगेट पूरा करके दो, ये राजनीति में ठीक नहीं है। टारगेट पूरा करने का अगर सही में आपके अंदर कोशिश है तो आपके कार्यकर्ताओं को घर घर जाना चाहिए, द्वार द्वार जाना चाहिए और टारगेट पूरा करना चाहिए। अच्छा, कल आप विधायक जी देवास और सांसद जी के यहाँ पर गए थे श्री राम मंदिर जवेरी के लिए, क्या विषय का वैसा पहले भी आपके कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? देखिए, देवास में मैं करीब 90 से आ गया हूँ, यहीं रहता हूँ मैं, देवास का निवासी है एक तरीके से, मेरा परिवार भी यहीं रहा, बच्चे भी यहीं बड़े हुए। तो ऐसे दृष्टिकोण में देवास, अब चूँकि मेरा अपना ठिकाना है, मेरे पास अभी राजनीति में जो काम है उसके अलावा मेरे पास कुछ समय भी उपलब्ध है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ एक श्री राम मंदिर है, उसके पेटे 25 बीघा ज़मीन है। बात यहाँ उठी थी, मैंने कहा था कि भाई देवास के लिए हमने कुछ लोगों से मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी से और प्रदेश के कुछ लोगों से, और हमने उनसे कहा था कि आप देवास में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बनाए, जो छोटे छोटे शहरों में आ गया। तो उन्होंने हमसे कहा था कि जोशी जी आपके देवास में जगह कहाँ है? तो मैंने कहा जगह से मतलब? बोले जगह आपके यहाँ हमने एक साइंस कॉलेज खोला तो वो देवास से 12-15 किलोमीटर दूर फेंक जा, आप खुद बोले मीटर में खपते हुए हमें दिखाई दे रहे हो। आपके यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, आपके पॉलिटेक्निक के मंत्री थे, उसके बाद आप स्वयं बने, आपके पास देवास में ज़मीन नहीं थी तो आपने राजदा पंचायत की ज़मीन लेके पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया। अगर हमें देवास में मेडिकल कॉलेज की जगह नहीं है तो हम सोनकच्छ के बाहर बनाए आष्टा में जाके, तो देवास के लिए ठीक रहेगा, या आप इंदौर उज्जैन का मेडिकल कॉलेज से ही कर लो। तो मेरे को लगा कि देवास में मेडिकल के लिए कोई जगह होना चाहिए। तब उनसे मैंने कहा कि यार जगह चाहिए, देवास में जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा अब एक बहुत अच्छी जगह है जो राम मंदिर की ज़मीन है, क्योंकि जनता की ज़मीन है, राम मंदिर भगवान के लिए राजा ने दी थी, मतलब जनता की सेवा से सके, इसलिए जनता के लिए ज़मीन समर्पित हो सकती, तो राम मंदिर की ज़मीन है, लेकिन उस पर ऐसा कब्जा है। तो मैंने कहा इनको किसने दे दी? बोले साहब वो वाले कोई काम हुआ, अधिकारियों कर्म और नेताओं की साठगांठ और बड़े उद्योगपतियों की धंधेबाजों की साठगांठ हुई, उसके तहत ये ज़मीन निपटा दी गई। मैंने जब बुलाया और मैंने स्वामित्व का वो देखा कागज़, तो स्वामित्व के कागज़ पे आज भी वो सरकारी चढ़ा हुआ और कलेक्टर उसके प्रबंधक, मैंने माननीय कलेक्टर देवास, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, सुनने वाले आदमी है।
उनको जब हमने बात करी तो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस हुआ, उन्होंने हमको कहा था कि 3 महीने का आप समय दें मुझे, क्योंकि ये बात सही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में समय लगता है। मैं कागजों की जांच कराता हूँ, कागजों की जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो उसी नाते से हमें लगा कि देवास की चूँकि विधायक और सांसद की जिम्मेदारी भी इसके प्रति है। विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर के लिए इतना बड़ा मूवमेंट वो कहते हैं कि हमने लड़ा, तो ये भी तो राम मंदिर का मामला, इसलिए हमने कहा कि आप भी हमारे साथ आइए। मराठा समाज चूँकि मराठा राजाओं ने दिया था, ब्राह्मण समाज सहज रूप से पुजारी होता है, और कर्णी सेना राजपूत चूँकि सनातन की रक्षा करने वाली होती है, इसलिए इन लोगों के बीच मिलकर हमने एक उनको कागज़ दिया और उसमें कहा कि ये मूवमेंट हम शुरू कर रहे हैं, इस मूवमेंट में आप सब लोगों का साथ होना चाहिए। अच्छा, जिस हरियाणा का भी जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से राहुल जी काफ़ी गुस्से में हैं, और आम लोगों ने देखा, हरियाणा में मैं भी 2 बार गया अभी चुनाव के दौरान, वहाँ पर मैंने देखा कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, लेकिन जब सर्वे, जब चुनाव का बाद में, जब रिजल्ट के बाद जो छलनी निकल कर आई, तो वहाँ पर बीजेपी ने 90 सीटों पर करीब 120 के करीब जो कांग्रेस से भी टिकट के जो लोग थे सभी को खड़ा किया। तो क्या इसका इफेक्ट आने वाले जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं उस पर नज़र आएगा? नहीं, देखिए, चुनाव अलग अलग पैटर्न पे लड़े जाते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार लोकसभा चुनाव के में वहाँ पे आप पार्टी साफ हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उल्टा हो गया, ये तो हमने देखा। तो ऐसे दृष्टिकोण में हम नहीं कह सकते लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लेकिन झारखंड में हार का जो कारण है, क्योंकि मैं भी हरियाणा में जो हार का कारण है, मैं भी 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। 5 चुनाव लड़ने के बाद मैं भी 2-3 राज्यों में भी गया हूँ, मैंने कुछ नज़दीक से राजनीति भी देखी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास जो मध्य प्रदेश में था वो वहाँ पर रहा। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ, लेकिन कांग्रेस में समन्वय का अभाव है। और ये खेल जो है टीम स्पिरिट का खेल है, टीम भावना का खेल है। अब टीम भावना जब तक नहीं बनेगी तो जीतने की स्थिति निर्मित नहीं होगी, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भुगता। आपने लिखा, पता लगा 9 तो बागी थे कांग्रेस के, जिनके कारण कांग्रेस 9 सीटें खो दी। दूसरा, कांग्रेस के नेताओं का कहीं ना कहीं आखिरी टाइम पे CM बनने को लेकर जो बयान आए वो भी थे। तीसरा, जो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की रणनीति रही कि आखिरी समय पे जितना उपयोग कर सकते हैं धनतंत्र का, लोकतंत्र का, सब तंत्रों का, वो सारा तंत्र उन्होंने उपयोग किया, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी बहुत शांतचित्त रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जो पदयात्रा का फिर से एक पैटर्न मध्य प्रदेश की राजनीति में लाया है, उससे लगता है कि राजनीति के सुखद तंत्र की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा मैं भी तो मोहब्बत की दुकान चलाना चाहता हूँ, और बिना मोहब्बत और भाईचारे से देश चल नहीं सकता। हम कितना ही कर लें कि फलाना ढिमका ये वो ऐसा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, अटल जी जैसे व्यक्ति ने कहा था कि हम भूगोल तो बदल नहीं सकते, इतिहास बदला जा सकता है। तो हम पड़ोस वाले को नाराज़ करके जाएंगे कहाँ? अटल जी ने जो कोशिश की थी, आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबसे श्रीलंका, सबसे कहीं ना कहीं उन्होंने संबंध सुधार के राजनीति की थी। लेकिन हम टाल ठोक के अगर राजनीति करना चाहेंगे तो वैश्विक परिदृश्य में भले ही हम अपने टीवीओं के माध्यम से विश्व के नेता बन जाएं, लेकिन देश में जो स्थिति से गुजरेगा, खास करके आज हम देखें कि हमारी महंगाई कहाँ जा रही, आम आदमी कितना त्रस्त है भ्रष्टाचार से। पढ़ाई लिखाई दवाई का अंजाम कहने वाले लोग ना पढ़ाई का अंजाम कर रहे, ना दवाई का अंजाम कर रहे। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा रहा, गांव के आम किसान की सबसे बड़ी अगर खर्चा होता तो पढ़ाई और दवाई में। अटल जी ने कहा था कि कोई चीज़ मुक्त मत दो, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को मुक्त कर दो। अगर आदमी का इलाज और पढ़ाई मुक्त हो जाएगी तो ये देश सुधर जाएगा। लेकिन आज आपने देखा कि उल्टी चीज़ों की तरफ लालच दे के वोट हटियाना, ये लोकतंत्र की, और मैं इसमें मानता हूँ कि सभी पार्टियाँ दोषी, मैं नहीं कहता कि बीजेपी अकेली दोषी, सभी पार्टियाँ दोषी। इसको हमको रोकना चाहिए, यही लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ दीपक जोशी जी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कई रूपों में आहुति देने की आवश्यकता है। मेरे साथी मुर्तजा सैफी के साथ मैं फरीद खान, नमस्कार।